अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 6 का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोपोर्शन और इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन वाले कॉन्सेप्ट करवाए थे कि किस तरह से दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली और इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में आपको बताया था व्हेन बोथ द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी या तो दोनों इंक्रीज़ होती हैं या दोनों डिक्रीज़ होते हैं। और इन्वर्स में आपको बताया था कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है और दूसरी डिक्रीज़ होती है। आज हमारा टॉपिक है कि किस तरह से इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है यानी उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पीछे अगर उसकी बीवी, जिसको हम बाद में विडो कहते हैं, और अगर उसके बच्चे हैं, बेटे और बेटी हैं, तो इस्लामिक कानून के मुताबिक या इस्लामिक रूल्स के मुताबिक उनको पैसों को कैसे डिवाइड करते हैं। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ बेसिक केस दिया हुआ है। यानी बेसिक केस का मतलब है कि व्हेन अ पर्सन डाइज ही लीव्स बिहाइंड अ विडो, अ सन और डॉटर, तो उन लोगों में पैसे कैसे डिवाइड करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हमने पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जो भी वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी होगी उसमें सबसे पहले अगर उसका कोई डेट है, डेट का मतलब होता है कर्जा, यानी अगर उसके ऊपर कोई डेट है सबसे पहले हम वो डेट को माइनस करेंगे, फिर जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट होगी उसमें से सबसे पहले विडो को देंगे और विडो का शेयर होता है 1/8, यानी जो भी प्रॉपर्टी या जो भी अमाउंट उसने छोड़ी होगी उसका 8वां हिस्सा, यानी 8वां हिस्सा जो है उसकी विडो को जाएगा। और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो उसके बेटे और बेटियों में डिवाइड की जाएगी। हर बेटे को बेटी के मुकाबले में ट्वाइस मिलेगा, यानी 2 गुना ज़्यादा मिलेगा। यानी अगर बेटी को 1 रुपया मिलता है तो बेटे को 2 रुपये मिलेंगे, अगर बेटी को 5 मिलते हैं तो बेटे को 10 रुपये मिलेंगे। यानी इस तरह से इनहेरिटेड अमाउंट को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं अमंग देयर हायर्स। हायर्स कहते हैं जो उसके वारसीन होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अमाउंट या प्रॉपर्टी जो वर्थ है उसकी कितनी है। उसमें से अगर कोई उसका डेट है, सबसे पहले डेट को माइनस करेंगे, फिर बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, फिर उसके बाद विडो का शेयर निकालेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस निकालेंगे, और जो बाकी पैसे बचेंगे वो बेटे और बेटियों में इस तरह से डिवाइड होगा कि हर बेटे को बेटी के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और दूसरा है कि अगर कोई पार्टनरशिप का कारोबार है, कि पार्टनरशिप के कारोबार में क्या होता है कि 2 या 3 से या 2 से ज़्यादा लोग मिलके जब कोई कारोबार शुरू करते हैं तो वो प्रॉफिट अगर अर्न करते हैं तो उस प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तमाम पार्टनर्स में, उसका भी बहुत आसान तरीका है। जैसे इनहेरिटेंस में है कि हम सम ऑफ रेशियोज निकालते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं, सिमिलरली प्रॉफिट को भी ऐसे डिवाइड करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया है कि एक शख्स है जो फोत हो गया, यानी उसकी डेथ हो गई है। जब उसकी डेथ हुई तो उसके पीछे जो उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ थी वो थी ₹7,50,000। फिर उसके जिम्मे एक कर्ज था, यानी उसने किसी से कर्ज लिया हुआ था जिसको हम कहते हैं डेट, और अमाउंट ऑफ डेट है ₹50,000। इसका मतलब है सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी टोटल उसकी वर्थ कितनी थी जो उसने प्रॉपर्टी या पैसे की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में दी हो, तो वो थी 7,50,000। अमाउंट ऑफ डेट 50,000। सबसे पहले इसमें से हम 50,000 को लेस कर देंगे, यानी यहाँ पे हमारी बैलेंस अमाउंट आ जाएगी ₹700,000 या 7 लाख। ठीक हो गया। पाकिस्तानी स्टाइल में पढ़ रहे हैं तो इसलिए कॉमर्स प्लेस कर देते हैं कि टोटल वर्थ है उसकी 7,50,000, जिसमें से अमाउंट ऑफ डेट है 50,000। अब बाकी बच गए उसके पैसे 7 लाख। अब उसकी एक विडो है, सॉरी इसमें विडो नहीं, इसमें सिर्फ सन और डॉटर्स बताएं कि 2 बेटे हैं और 1 बेटी, तो इसको पैसों को कैसे डिवाइड करेंगे। अगर विडो होती तो पहले विडो का 1/8 निकालते, उसके बाद फिर हम बेटे और बेटियों में। अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन में बताया हुआ भी, अगर ना भी बताया होगा तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल्स अब सन गेट्स ट्वाइस एज दैट ऑफ डॉटर, यानी बेटे को बेटी से 2 गुना ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 2 बेटे हैं, इसका मतलब 2 हिस्से इस बेटे के, 2 हिस्से इस बेटे के और 1 हिस्सा इस बेटी का। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी उसके बच्चे हैं, जितने बेटे बेटियां हैं, उसके मुताबिक उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। यानी इसका मतलब है कि ये जो 7 लाख है इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी 2 एक बेटे के, 2 एक बेटे के और 1 एक बेटी का। तो इसको करने का तरीका क्या है, लिखेंगे सम ऑफ रेशियोज। जो गिवन रेशियो है वो क्या है 2 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि अब इस 7 लाख को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से हर बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और एक बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा।
इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे। अब लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, कि हर बेटे को कितने पैसे मिलेंगे। उसका फॉर्मूला है कि देखिए बेटे का कितना हिस्सा है, 2 आउट ऑफ 5। इसका मतलब है जो टोटल 5 पार्ट्स बनाए हैं हमने उसके, उसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो एक बेटे को चले जाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट है 7 लाख, इसमें से इसको डिवाइड करके आप यहाँ से इसका आंसर निकाल देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैंने कहा कि ग्रेड 7 में कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो इसको तरीका बताते हो कैलकुलेटर से, ऐसे लिखेंगे आप, लिखेंगे 2/5, 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख, विच इज इक्वल टू 2,80,000, यानी एक बेटे को 2,80,000 रुपये मिलेंगे। 2,80,000, इसलिए मैंने लिखा है शेयर ऑफ ईच सन, यानी एक को भी 2,80,000 मिलेगा और दूसरे को भी 2,80,000 मिलेगा। अब लिखें शेयर ऑफ डॉटर, क्योंकि एक ही है, ज़्यादा सिंगल लिखेंगे, शेयर ऑफ डॉटर लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा होती तो अब हम लिखते हैं शेयर ऑफ ईच डॉटर, तो क्या है 1/5 मल्टीप्लाइड बाय ₹7 लाख। अगेन तो इसका हाफ ले लें, 2,80,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 1,40,000। इसका यूनिट साथ लिखे हैं ₹1,40,000। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं कि एक बेटी को 1,40,000 मिला, एक बेटे को 2,80,000, फिर दूसरे बेटे को भी 2,80,000। इन तीनों का सम लगाएं तो ये जो अमाउंट हमारी बचनी थी वो 7 लाख बननी चाहिए थी, यानी 2,80,000 प्लस 2,80,000 प्लस 1,40,000, विच इज इक्वल टू 7 लाख। 2,80,000 प्लस 2,80,000 प्लस 1,40,000 इज इक्वल टू 7 लाख, यानी जितने पैसे थे वो सारे डिवाइड हो गए। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको पता लग जाएगा आपको क्वेश्चन ठीक है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अगेन मैंने पहले 15 कराया क्योंकि इसमें डेट की अमाउंट थी, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें डेट नहीं है लेकिन उसमें विडो का शेयर आ गया, यानी एक शख्स जो फोत हुआ है उसकी वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी थी ₹2,50,000। अब उसमें वाइफ का शेयर सबसे पहले निकालेंगे, तो वाइफ का शेयर निकालने का मैंने क्या बताया कि वाइफ का या विडो का शेयर, शेयर ऑफ विडो कहते हैं, इसको हम वाइफ की बजाय विडो लिखेंगे, विडो शेयर। ठीक है, मैंने क्या बताया कि विडो शेयर कितना है 1/8, तो इसका मतलब लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाइड बाय ₹2,50,000 और इसकी शेयर निकाल लेते हैं, यानी कितना बन जाएगा 2,50,000 को 8 पे डिवाइड कर दें, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 8 या मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज इक्वल टू 31,250, 31,250, ये आ गया उसका विडोज का शेयर। अब उसके बाद बैलेंस अमाउंट निकालें। अब बैलेंस अमाउंट का वही तरीका है कि 2,50,000 जो उसकी अमाउंट गिवन थी उसमें से ये विडोज का शेयर माइनस कर दें, तो अब हमारे पास बैलेंस अमाउंट आ गई 2,18,750, 2,18,750। अब जो पैसे बच गए हैं ये पैसे उसकी बच्चों में यानी बेटे और बेटियों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया कि उसकी 2 डॉटर्स हैं और 1 सन है, इसका मतलब है डॉटर को एक हिस्सा मिलेगा, दूसरी डॉटर को भी एक हिस्सा मिलेगा और बेटे को 2 पार्ट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है, अब वैसे ही करेंगे, सम ऑफ रेशियोज निकाल लें, सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, यानी अब जो 2,18,750 है इसके 4 पार्ट्स बनाएंगे और उसमें से 2 पार्ट्स एक बेटे को मिल जाएगा और एक पार्ट उसकी बहनों को या उसकी बेटियों को मिल जाएगा। 2,18,750 डिवाइडेड बाय 4 विच
विच इज़ इक्वल टू, पहले लिखते हैं ईच डॉटर्स शेयर, क्योंकि दो बेटी हैं तो पहले उसका निकाल लेते हैं, इसके लिए लिखा जाएगा ईच डॉटर्स शेयर इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी बैलेंस अमाउंट है 2,18,750। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं। 2,18,750 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, अमाउंट आ गई 54,000 रुपीज़, 54,687.5। इसके साथ जीरो भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो आपको पता है कि यूनिट है रुपीज़ का वो 2 डिजिट्स में होता है, क्योंकि जब भी आपने रुपीज़ को पैसा के साथ लिखना है तो आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में लिखना होता है। अब लगा देते हैं सन्स शेयर, क्योंकि इसमें अकेला है लिहाजा सन्स शेयर लिखेंगे। ये बेटे का आ जाएगा 2/4 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़ 2,18,750, which is equal to 1,09,375 1,09,375। अगेन इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि बेटे की अमाउंट को और दोनों बेटों की अमाउंट को ऐड कर लें तो आपको पता लग जाएगा। कर लेते हैं 1,09,375 प्लस 218,750 प्लस 218,750 और 0.5 को ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट आ गई 5 लाख, कितनी आनी चाहिए थी, सॉरी ईच सन की आई है 109,375 प्लस ईच डॉटर की आई है 54 यानी 54,687.5 प्लस 54,687.5 विच इज़ इक्वल टू 2,18,750। यानी इसमें भी मैंने कहा आपको चेक करने का तरीका बता दिया कि जब आपने उनके शेयर्स दे देने हैं उन सब के शेयर्स को ऐड करें तो वो टोटल अमाउंट होनी चाहिए जो हमने इन बच्चों में डिवाइड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में बताया है कि देयर आर 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिलकर कारोबार शुरू किया और कारोबार की रेशो बताई हुई थी। हमने उनके नाम रख लिए दैट A, B एंड C, तीनों के नाम पार्टनर्स के रख रहे हैं A, B, C, क्योंकि उसमें नाम नहीं बताए हुए। जब नाम ना बताएं तो आप A, B, C कुछ भी अपने पास से नाम रख सकते हैं। अब जब उन्होंने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट कितना आया उनके पास, ₹60,720। तो लिखा हुआ है डिवाइड ₹60,720 प्रॉफिट अमंग 3 पार्टनर्स, और उनकी रेशो दी हुई है 2, 3 एंड 7, यानी A को 2 पार्ट्स मिलेंगे, B को 3, 2, 3 एंड C को 7। इसका मतलब है C की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी लिहाजा उसको 7 पार्ट्स मिलेंगे। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले निकालें सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 2 + 3 + 7 विच इज़ इक्वल टू 12। अब हम बारी बारी सबका शेयर निकाल लेते हैं। सबसे पहले एज शेयर, फार्मूला वही है कि ए को 7 में से 2 हिस्से मिलेंगे, लिखेंगे 2 / 7 मल्टीप्लाइड बाय ₹60,720। सिमिलरली 20 शेयर निकालेंगे, 20 शेयर वुड बी 3 out of 7 मल्टीप्लाइड बाय ₹60,720 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सी शेयर। अब सी का शेयर निकालने का 2 तरीके एक तो ये है कि 12 थे टोटल पार्ट्स, 2 out of 12
और ये था 3/12। अब इसका निकालने का तरीका है कि 7/12 मल्टीप्लाइड बाई दिस, या दूसरा तरीका है कि आपने जो टोटल अमाउंट है उसमें से इन दोनों का शेयर माइनस कर देंगे तो तीसरे का शेयर आ सकता है। तो सी शेयर निकालने के दोनों तरीके हैं। आप के टोटल अमाउंट जो 60,720 में से ए और बी का शेयर माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो सी का शेयर होगा। मैं उसी तरह आपको करवा देता हूँ। पहले आप निकाल लेते हैं। ए का शेयर कितना आ रहा है 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 60,720 विच इज़ इक्वल टू 10,120 रुपीज़ 10,120। अब बी का शेयर निकाल लेते हैं। 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 60,720 विच कम्स आउट टू बी 15,180। 15,180। अब सी का शेयर निकालने का तरीका 7/12 मल्टीप्लाई बाय दिस, या टोटल शेयर में से इन दोनों को माइनस कर दें, यानी लिखें 60,720 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ रुपीज़ 60,720। अब इसमें से दोनों का शेयर माइनस कर दें। ए का शेयर कितना था 10,120 और बी का शेयर कितना था 15,180। इन दोनों अमाउंट को निकाल दें तो ये सी का शेयर आ जाएगा। तो निकलें अमाउंट क्या आ जाएगी रुपीज़ 60,720 माइनस 10,120 माइनस 15,180 which is equal to 35,420। अब इसको चेक करने के लिए आप इसका डायरेक्ट शेयर निकालें, यानी सी का शेयर क्या होना चाहिए था 7/12, यानी 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 60,720 विच इज़ अगेन 35,420। इसका मतलब है अगर आपके पास 3 पार्टनर्स हैं तो 2 के शेयर निकालें, और तीसरे का शेयर कैसे निकालना है कि जो टोटल अमाउंट थी जो प्रॉफिट की उसमें से उन दोनों का शेयर माइनस कर देंगे तो तीसरे का शेयर आ जाएगा। चाहे आप शेयर माइनस करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप रेशो की मदद से भी 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 60,720 करते, तब वो भी आंसर आ जाता। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया कि एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर के एंगल्स होते हैं, आपको पता है क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं, जिसके 4 साइड और 4 एंगल्स होंगे। सबसे पहले हम उनके एंगल्स के नाम लेट कर लेते हैं। लेट ABCD आर द या बी द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब ये भी आपको पता है हिंट दिया हुआ है, लेकिन अगर हिंट ना भी पता हो तो आपको ये याद रखना है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, whereas sum of interior angles of a triangle is always equal to 180 डिग्री। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटर के जो इंटरनल या इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम हमेशा 360 होता है, जबकि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर हिंट दिया है तो भी ठीक है, ना भी दिया हो तो हम लिख सकते हैं कि सिंस A + B + C + D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी इसका मतलब क्या है कि इंटीरियर एंगल्स हैं ABCD और उनका सम 360 डिग्री है। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है कि उसने रेशो दी हुई है कि ABC और D की रेशो बताई हुई है, कितनी है 3, 4, 6 and 7। 3, 4, 6 and 7, यानी क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स हैं ABCD और इसकी रेशो बताई हुई है। व्हाट इज द find the measures of the length of each angle। find the measures of the angles, यानी सारे एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो अगेन तरीकाकार वही होगा, सबसे पहले हम सम ऑफ रेशोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 3 + 4 + 6 + 7 विच इज इक्वल टू 7 + 7 यानी 20, 14 + 6 20। अब हम बारी बारी तमाम एंगल्स निकाल लेंगे।
पहले निकाल लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 3/20 मल्टीप्लाइड बाय 360। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे निकालते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 4/20 मल्टीप्लाइड बाय 360। इसी तरह एंगल सी आ गया हमारे पास 6/20 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 7/20 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये आ गया, जब हमने इसकी कटिंग की या कैलकुलेटर की मदद से, आ गया यहाँ पे 18, 2 0 0 से कट गया और 2 18 था, तो 18 3 54, यानी पहला एंगल आ गया हमारा 54 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से दूसरा एंगल निकालेंगे, अगेन यहाँ 20 24 80 डिग्री। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एंगल वुड बी 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 120 डिग्री। और लास्ट एंगल जो होगा हमारा वो हो जाएगा 18 7 126 डिग्री। कैलकुलेटर की मदद से हेल्प भी ले सकते हैं, हम करके देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब इसका भी चेक है कि इन चारों एंगल्स का सम लें तो देखें वो टोटल 360 बनना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 126 प्लस 120 प्लस 80 एंड प्लस 54 विच इज इक्वल टू 300 एंड बोले तो आया 54 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 126 इज इक्वल टू 380 आ रहा है। इसमें कहीं गड़बड़ कर दी है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुई है। 3/20 मल्टीप्लाइड बाय 360, 3/20 मल्टीप्लाइड बाय 360, पहला बिल्कुल ठीक आया है। फिर अच्छा सॉरी यहाँ पे आएगा 18 4 72 डिग्री। अब सही हो गया। तो 54 प्लस 72 प्लस 126 प्लस 120 विच इज इक्वल टू, अभी भी कहीं गड़बड़ आ गई। अच्छा ये सॉरी ये भी गलत निकाला, 18 6 करना था। 18 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 108 यानी 108 डिग्री। इसलिए कहा कि आपने चेक करना है। बेशक आप अपने क्वेश्चन की तसल्ली के लिए चेक करें, देखें, क्योंकि जल्दी में जब आप करते हैं, जैसे मैंने कैलकुलेशन की, मैंने माइंड से की, क्योंकि वैल्यूज हैवी होती हैं इसीलिए कैलकुलेटर ला होता है। तब आपने क्या करना है, चारों एंगल्स को निकालने के बाद उसका सम भी ले लेना है ताकि आपको पता लग जाए कि कोई गलती है तो वो आपको हाईलाइट हो जाएगी। अब हमारे ये चार एंगल्स बन गए 54 72 108 एंड लास्ट 126। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इन चारों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री बनेगा। अब सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, अब एक ट्राइंगल दी हुई है और उसके एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। अगेन अभी आपको बताया है लेट ए बी सी बी द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, और इसका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखते हैं कि इसकी रेशो क्या गिवन है। इसकी रेशो गिवन है 3 4 एंड 5। रेशो लिखें, ए रेशो बी रेशो सी 3 4 एंड 5। यहीं पर निकाल देता हूँ सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 3 + 4 + 5 विच इज इक्वल टू 12। अब आगे हम देखेंगे, अब एंगल ए बी सी और तीनों एंगल्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा समझ फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, कि इनमें से सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। वो नज़र आ रहा है कि ये सबसे बड़ी रेशो है 5,
यानी आप खाली एंगल सी निकाल लें विच इज़ द लार्जेस्ट एंगल, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल निकालना है तो हम निकालने थे एंगल सी इज इक्वल टू 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। अब इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेते हैं। 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 180, 5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 180 which is equal to 75 degree. So the largest angle would be 75 degree. बाकी एंगल्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछा ही यही है, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, रेशो बता रही है, जो सबसे बड़ी रेशो है वो 5 है, 5/12। इसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट एंगल सी की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि पूछा ही लार्जेस्ट एंगल है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछा जी स्मॉलेस्ट एंगल पूछा, तो फिर हमने सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी थी, या अगर वो कहता जी सारे एंगल्स निकालने जैसे कोऑर्डिनेटर में किए थे, फिर हम सारे निकाल देते। लेकिन जब आपसे वो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछेगा तो आपको रेशो से अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है और सबसे छोटा एंगल कौन सा है। रिवाइज कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस में जब भी किसी शख्स की डेथ होती है तो वो अपने पीछे, अगर वो एक बेवा और बच्चे छोड़ के जाता है, तो उसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो शेयर है वो किस तरह करते हैं। अगर जो भी उसकी अमाउंट दी हुई है उस अमाउंट में सबसे पहले अगर कोई डेट है यानी कर्जा है तो वो अमाउंट माइनस करें और रिमेनिंग अमाउंट निकालें। फिर विडो का शेयर निकालें, यानी उसकी बेवा का, वो 1/8 होता है, यानी जो भी अमाउंट आएगी उसका 1/8 पार्ट निकाल दें। फिर उसके बाद बैलेंस निकालें। फिर जो पैसे बचेंगे वो बेटों और बेटियों में इस तरह डिवाइड करना है कि हर बेटे को बेटी के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा, यानी बेटे का शेयर जो होगा वो 2 होगा और बेटी का शेयर 1 होगा। और फिर जब आप पैसे डिवाइड कर देंगे तो बेटों और बेटियों का शेयर इकट्ठा करके उसका टोटल लगा के देखें और वही अमाउंट बननी चाहिए जो आपने उनमें डिवाइड की हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 और 14 दोनों ऐसे ही थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था कि पार्टनरशिप के बिजनेस में जब आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते हैं गिवन रेशो के मुताबिक। सेम तरीका है कि जो रेशो गिवन है उसका सम ऑफ रेशो निकालें, यानी उससे ये पता लगेगा इसके टोटल कितने पार्ट्स बनने हैं। फिर हर एक को उसकी रेशो के मुताबिक वो हिस्सा उसका निकाल के देते हैं। मसलन यहाँ पे ए का शेयर कितना आ जाएगा, 2/12, यानी 12 हिस्सों में से 2 हिस्से उसके होंगे। बी के 12 में से 3 उसके होंगे और सी के 12 में से 7 हिस्से उसके होंगे। 2 का शेयर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फार्मूले की मदद से, और तीसरे के शेयर के लिए आप टोटल अमाउंट में से बाकी दोनों का शेयर निकाल दें तो तब भी आंसर सेम आएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में, 17 में क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर एंगल्स का नाम ABCD रखने के बाद वैसे ही करेंगे, सम ऑफ रेशो निकालें और उसके बाद चारों एंगल्स निकाल दें। जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है उसमें लेट करें ABC उसके एंगल्स का नाम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। फिर उसी तरह सम ऑफ रेशो निकालें और लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो जिसकी रेशो सबसे बड़ी है वो उसका लार्जेस्ट एंगल होगा, और इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन वाले सारे तकरीबन क्वेश्चंस करवा दिए थे। जो मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए थे वो इतने आसान थे कि आप उस कॉन्सेप्ट की मदद से वो सारे सॉल्व कर सकते हैं। और आज के जो लेक्चर में इनहेरिटेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन अमाउंट या एंगल, वो मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। लिहाजा आपने क्या करना है, सिर्फ वीडियो को वॉच करना है और इन सारे क्वेश्चन को समझने के बाद अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, ताकि आपका क्लास वर्क भी कंप्लीट हो जाए और यही आपका होमवर्क भी होगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।